IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। नए हफ्ते की शुरुआत आईपीएल की खबर के साथ। आप सबको पता है जैसा कि आईपीएल में दो टीमें और इंक्लूड की जा रही हैं, यानी कि दो टीमें और बढ़ाई जा रही हैं। और ऐसे में हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि आईपीएल की जो दो टीमें बढ़ रही हैं उनमें कप्तान कौन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि दोनों टीमों के हेड कोच कौन होंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है कि आईपीएल की जो लखनऊ की टीम है उन्होंने एंडी फ्लावर को साइन किया है। और कुल मिलाकर अब अगर हम 9 टीमों की बात करें, 9 टीमों में से 8 टीमों के पास फॉरेन के कोच हैं। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में कोचेस जो है वो सारे विदेशी क्यों हैं। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या हिंदुस्तान में कोचेस की कमी है, क्या कुछ ऐसा रूल आना चाहिए कि कप्तान और कोच कम से कम हिंदुस्तान का हो। इस मुद्दे पे भी आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ, सबा करीम हमारे साथ है, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सेलेक्टर और अभी कमेंटेटर। सादी अयाज मेमन है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा की शुरुआत तो एंडी फ्लावर से ही कर लेते हैं। एक सही फैसला एंडी फ्लावर को टीम के साथ जोड़ने का, और जो खबरें आ रही हैं कि के राहुल क्योंकि कप्तान बन सकते हैं लखनऊ के, और एंडी फ्लावर एज अ बैटिंग कंसल्टेंट काम कर चुके हैं पंजाब किंग्स के लिए। क्या ये एक कॉम्बिनेशन है जो लखनऊ के साथ जुड़ेगा, और एंडी फ्लावर के लिए तो ऑफिशियल हो भी चुका है अभी। सबा भाई, आप दे दें सवाल का जवाब जरा। राजीव, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कारण फॉरेन कोचेस, एक तो अंत में निर्भर करता है ओनर्स के ऊपर कि वो किस तरह से अप्रोच करते हैं, कि क्यों वो लेना चाहते हैं। पर जहां तक मुझे लगता है कि जितने सारे इस समय आईपीएल में टी20 के कोचेस हैं, उन सबको ग्लोबल टी20 की जो लीग्स होते हैं, जो जो मैचेस होते हैं, उसमें कोचिंग करने का अनुभव है। आप एंडी फ्लावर को देख लें, वो एक तो पहले नेशनल कोच थे इंग्लैंड टीम के, उसके बाद अभी वो बैटिंग कंसल्टेंट थे पंजाब किंग्स के, उसके साथ साथ वो सेंट लूसिया की जो टीम है, जो कैरिबियन प्रीमियर लीग होता है, वहां के वो कोच हैं, और वो सक्सेसफुल कोच है वहां के। 2 बार उन्होंने टाइटल उनकी टीम ने जीता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है। और आजकल के जमाने में ये टी20 जो गेम है बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा है, और इसकी परख, इसको समझना, इसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाना, इसके बारे में टैक्टिक्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए ओनर्स जो हैं ऐसे कोचेस को प्रेफर करते हैं जिनको ज्यादा अनुभव है टी20 में कोचिंग करने का, चाहे वो टी20 हो या फिर टी10 हो, चाहे वो बिग बैश लीग हो या फिर कैरिबियन प्रीमियर लीग हो या फिर टी20 वाइटैलिटी ब्लास्ट हो। कितने सारे, अब अगर आप प्रीमियर टी20 प्रीमियर लीग देखेंगे, दुनिया के हर हर छोर में जो हो रहा है, वहां पर हमेशा आपको फॉरेन कोचेस नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये विश्वास है कि भारत में भी अब शानदार कोचेस हो गए हैं, पर वो अनुभव की जो कमी है, जिसके वजह से उनका अभी भी नाम आता नहीं आईपीएल की टीम के साथ। सब भाई, और शायद शुरुआत भी कर दी है। आरसीबी ने संजय बांगड़ को हेड कोच अपना बनाया। इससे पहले न्यूजीलैंड के माइक हेसन जो है वो टीम के साथ थे। ये एक बड़ा बदलाव इसको आप देख रहे हैं। एक तरफ एंडी फ्लावर को जरूर साइन किया। अभी भी माइक हेसन डायरेक्टर हैं वहां पर आरसीबी के। जी नहीं, हम हेड कोच की बात कर रहे हैं। हाँ, संजय बांगर अच्छी बात है कि वो हेड कोच बनाए गए हैं, क्योंकि उनको अनुभव है भारतीय टीम के साथ, उन्होंने कई साल गुजारा है। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि धीरे धीरे आईपीएल टीम में भी हमें फॉरेन कोचेस देखने को मिलेगा। अनिल कुंबले इस समय पंजाब किंग्स के हैं, प्रवीण आमरे हमारे साथ दिल्ली कैपिटल्स में एक असिस्टेंट कोच की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, असिस्टेंट कोचेस में तो जगह मिल रही है, पर वो हेड कोच की जो पोजीशन है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिलक्टेंट रहते हैं अभी भी ओनर्स, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक कि इनको एक अंतर्राष्ट्रीय टीम या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्लब में कोचिंग करने का अनुभव प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो आईपीएल टीम में रिस्क लेना चाहते नहीं है। अया सर, चर्चा की शुरुआत हुई थी कि फॉरेन कोचेस जो डोमिनेट कर रहे हैं, अब उसमें एक नाम और जुड़ गया एंडी फ्लावर का। और जो 9 टीमों ने अपनी कोचेस अनाउंस किए हैं, हेड कोचेस, उनमें से 7 जो है फॉरेन कोचेस हैं। यानी कि अब संजय बांगड़ को हटा दें और अनिल कुंबले को, तो ज्यादातर टीमों के जो हेड कोच है वो फॉरेन के हैं। क्या रीजन आप देखते हैं कि फॉरेन कोचेस इस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में? देखिए, मुझे एक कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल आंसर है नहीं। मुझे लगता है कि 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि बहुत सी टीम जो है वो क्वालिफाइड कोचेस खोजते हैं, यानी कि ऑफिशियली सर्टिफाइड कोचेस, जो कोचिंग जिन्होंने एकेडमिकली डिग्री ली है या सर्टिफिकेट ली है, उस वजह से। दूसरी बात, और ये मेरे ख्याल से नागवारा बात भी एक तरह से बनती है, कि ये ओनर सोचते हैं कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल आदमी हो कोच, कोई इंडियन प्लेयर ना हो,
तो फिर वो जो खींचातानी होती है आपस में इंडियन प्लेयर्स में, जो हम जानते हैं जिस तरह से एक ऐतिहासिक ये कहानी चल रही है, रची हुई है, वो ना हो। तो मुझे लगता है कि एक सेकंड सिचुएशन जो है वो कम होते जा रहा है, और ज्यादातर आजकल आप देखेंगे नए कोचेस जो इंडिया से आ रहे हैं वो भी क्वालिफाइड सर्टिफाइड कोचेस आ रहे हैं। तो आगे चलते हुए मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई वजह नहीं है कि आप इंडिया के कोचेस को हेड कोच ना बनाएं। मुझे इसका लॉजिक कहीं समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। और मैं अगर कोचेस की बात करूं यहाँ पे, अयाज सर मैं आपको बता दूं, महिला जयवर्धने मुंबई इंडियंस के कोच है, ट्रेवरर बेलिस जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के कोच है, साइमन कैटिच आरसीबी के थे लेकिन अब वहां पर आ गए हैं संजय बांगड़, फिर रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच, स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग, अनिल कुंबले पंजाब और ब्रैंडन मैकुलम कोलकाता नाइट राइडर्स। और अभी सीवीसी अहमदाबाद के को हरी झंडी नहीं मिली है, वहां पर भी शायद कोई फॉरेन का कोच होगा। अब इसमें जो ज्यादातर आप क्वालिफाइड कोचेस की बात कर रहे हैं, इसमें एक भी नाम ऐसा नहीं है सर जो क्वालिफाइड कोच की श्रेणी में हम उसको लेके जाएं। सारे वो बड़े नाम है जो रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं एज ए क्रिकेटर, बट कोचिंग एबिलिटी वाली बात करें तो कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं, सारे के सारे बड़े क्रिकेटर्स जरूर है इसमें बैलिस को छोड़ के। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मेरे ख्याल से एक तो ये है कि दो चीजें मुझे समझ में नहीं। एक तो जो मेंटर कहते हैं, टीम के जो मेंटर बन रहे हैं, मेंटर का काम क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हालांकि उसमें भी बहुत से नामचीन प्लेयर्स जो हैं एज अ मेंटर जुड़ जाते हैं टीम के साथ। तो मेंटर का टीम काम क्या है, कोचिंग करना है या सिलेक्शन करना है या जो जो कुछ भी हो, कुछ खास मुझे समझ में नहीं आया। जहां तक कोचिंग का सवाल है, ये बिल्कुल सही है आपने कि ये सब जो है ऐसे प्लेयर्स को चुने हैं जो या तो उनका रिकॉर्ड एज ए टेस्ट प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सही है, या उन्होंने कहीं और कोचिंग की है और अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि ट्रेवर बेलिस ने, माइक हेसन थे आरसीबी के लिए, जिन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खास खेला ही नहीं है ना। ट्रेवर बेलिस ने खेला है, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए या इंग्लैंड के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इवन एज एन एसोसिएट कोच, अगर चीफ कोच ना हो तो उन्हें फिर आईपीएल में आप ले आते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो ड्रिल्स है, और जो एक कोच के पास जो एक नॉलेज होनी चाहिए शायद उनके पास वो है, वो हो सकता है। अहमदाबाद की आपने बात की है, इंटरनेशनल कोचेस जो है आ रहे हैं, शायद एक वहां पर एक सरप्राइज भी हो सकता है, शायद रवि शास्त्री को बना देगा कोच, क्योंकि अभी जो है रवि शास्त्री इंडिया की कोचिंग छोड़े। तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सिस्टम है यहाँ पर, तो जो जिस तरह से सोच हो टीम ओनर की उसी पर चलता है मामला। जी, यहाँ पर सवाल पृथ्वी का एक आया है, सवा भाई आपके लिए सवाल है, और उनका पूछना है कि जो फॉरेन कोचेस है, क्या ये आईपीएल के लिए अच्छा है कि आप फॉरेन कोचेस रखते हैं जो वैल्यू देते हैं परफॉर्मेंस को, और इस वजह से ही फॉरेन कोचेस की ज्यादा बहुतायत है, जिस तरह अयाज सर ने कहा, मुझे लग रहा है उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो अयाज ने कहा उसमें कुछ हद तक सत्य भी है कि इसी वजह से ओनर्स जो हैं कई बार रिलक्टेंट रहते हैं, पर मुझे लगता है कि अब जमाना बदल गया है। एक तो हमारे पास कई सारे क्वालिफाइड कोचेस हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं, जो फर्स्ट क्लास, जिनका करियर बहुत लंबा चला है, और इन सभी जो कोचेस हैं वो स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन उनकी टीम भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय टीम में सिर्फ भारतीय कोचेस हैं, और चूंकि अब भारतीय टीम जो है वो इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा जो कोचिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है इस समय। इसी वजह से तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हुई है। अगर हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस होते नहीं, और अगर हमारे खुद के कोचेस मेहनत नहीं करते, तो ये हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ से पैदा होते। तो मुझे लगता है कि अब एक बात साफ हो गई है कि हमारे पास भरपूर क्वालिफाइड कोचेस हैं, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारे कोचेस को अब अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ जोड़ने का समय है। इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमारे जो कोचेस हैं वो खुद अप्रोच करें बाहर वाली टीमों के साथ, कई सारे स्टेट नेशंस के साथ, जैसे लालचंद राजपूत मुझे याद है कि वो जिम्बाब्वे के साथ जुड़ गए थे, ऐसे रॉबिन सिंह इस समय यूएई के कोच हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वहां पर परिवर्तन आ रहा है। तो इसीलिए मैं वापस अपनी बात पर जा रहा हूँ कि सबसे बड़ा कारण यही है कि आईपीएल के जो ओनर्स हैं उनको अभी भी लगता है कि हमें एक एक्सपीरियंस T20 कोच चाहिए, ऐसा कोच जिसने बाहर T20 लीग्स में कोचिंग किया है और सक्सेसफुल कोचिंग किया है। अब ब्रेंडन मैकलम को आप देख लें, वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी कोचिंग करते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग को देख लें आप, इन सबके पास बहुत ज्यादा अनुभव है अंतरराष्ट्रीय टीम का या फिर T20 टीमों को कोचिंग करने का। और जैसा कि मैंने कहा कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो सही मायने में अगर आप देखा जाए तो ऐसे कोच की जरूरत है जिसको पकड़ है T20 गेम के बारे में,
और उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस समय आईपीएल में। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल मैं सभा से बिल्कुल जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही सभा, शायद इस पे आप रोशनी डाल सके, कि इंडियन टीम नंबर 1 टीम है। आप टाइटल्स वगैरह छोड़ दे, लेकिन इन ऑल फॉर्मेट्स, टेस्ट में हो या वनडेज में हो या T20 में हो, नंबर 1 रही है। और उसके बावजूद इंडिया के प्लेयर्स को कहीं और कोई लीग में एज ए कोच नहीं बुला रहे हैं। यूएई के लिए रॉबिन सिंह है या राजपूत है, लालचंद राजपूत जिम्बाब्वे के लिए है या नेपाल के लिए, जो भी है, वो इक्का दुक्का आपने कहीं एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ना बिग बैश में, ना इंग्लैंड के द 100 में, ना कैरेबियन प्रीमियर लीग में, कहीं भी इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं बुलाए जाते जो अच्छा परफॉर्म किए हैं, जो रिसेंटली रिटायर्ड है, जो T20 को समझते हैं, परखते हैं? क्या वजह है कि उनको कोई टारगेट नहीं करता कि आके आप हमारी आके टीम की कोचिंग करें? क्या ये कारण नहीं है अयाज कि हमारे भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनको बाहर खेलने की इजाजत नहीं है? बिल्कुल, वो तो है, लेकिन मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है। अगर सपोज कीजिए कि बाहर के जो लीग्स होते हैं वहां पर अगर भारतीय क्रिकेटर्स खेलने लगेंगे, तो वहां के जो ओनर्स, उनको लगने लगेगा कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यूएबल 2 या 3 खिलाड़ी हैं, वहां पर बहुत जरूरी है कि इंडियन कोचेस लेकर आए, ताकि वो कम्युनिकेशन लेवल जो बढ़ता रहे, ताकि उनकी भाषा समझ में आए। और फिर ये एहसास होने लगेगा टीम ओनर्स को कि इंडियन मूल के जो कोचेस हैं, जो इंडियन कोचेस हैं, उनके पास भी वो क्रेडेंशियल्स हैं, उनके पास भी वो क्वालिटी है, और वो बाहर की लीग्स में भी टीमों को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक दुविधा है इस समय टीम ओनर्स के साथ। अब अगर आप भारतीय महिलाओं को देखेंगे तो वो अब खेलने लगी हैं बाहर के लीग्स में। मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है और बहुत ज्यादा रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। वो अलग बात है कि अभी भी हमारे पास विमेन कोचेस में उस तरह की क्वालिटी या फिर क्वालिफाइड विमेन कोचेस नहीं है। पर अगर आप देखें बांग्लादेश में हमारे 1-2 साल पहले या फिर अभी भी इंडियन विमेन कोचेस वहां पर काम कर रहे हैं। मलेशिया में जो हेड कोच है वो एक इंडियन कोच है, जो महाराष्ट्र से खेल चुका है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कई सारे कोचेस हैं जिनको बाहर मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कारण यही है कि बाहर में जब तक ये एहसास होने नहीं लगेगा टीम ओनर्स को कि इंडियन जो कोचेस हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स है, वो अच्छा कर सकते हैं, तब तक मुझे लगता है कि आईपीएल में इंडियन कोचेस का आना थोड़ा बहुत कठिन है अभी भी। लेकिन आया सर, मेरा सभा भाई से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा ये मानना है कि अगर आप आईपीएल में अपने कोचेस को मौका देंगे तो उनके लिए मार्केट खुलेगी कि आप जाके इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग करें। हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि बाहर की टीमें आपको बुला के कोचिंग करवाएंगी और हम अपने देश में ही टीमें आपको नहीं दे रहे कोचिंग के लिए? तो ये भी एक मसला है। आपको लग रहा है इस पे कोई रूल होना चाहिए? फिर सभा भाई से भी एक रिएक्शन लेंगे इस पे कि एक रूल होना चाहिए कम से कम कि अभी हमने देखा हाल में कि पिछले कुछ सालों में कप्तान ढेर सारे हिंदुस्तान के होते हैं। पहले आईपीएल के शुरुआती लम्हों में याद है मुझे कि ज्यादातर टीमों के कैप्टन जो है वो बाहर के होते थे। तो ये एक बदलाव देखा हमने कि ज्यादातर फ्रेंचाइजी अब अपने हिंदुस्तान के खिलाड़ियों पे भरोसा कर रही है, तो फिर कोचिंग में क्यों नहीं? हाँ, देखिए मेरे ख्याल से 2 चीजें। एक तो ये है कि आप देखें तो हेड कोच ज्यादातर ओवरसीज के हैं, लेकिन उनके अंडर जो असिस्टेंट कोचेज हैं वो भरपूर इंडियन है। अब ये है कि जैसे सभा ने कहा कि चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो शायद हेड कोच बने 1, 2, 3, 4 सीजन के बाद। लेकिन ये तो इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप रूल, कोई नियम नहीं ला सकते कि आप किसी को इंडियंस को ही बनेंगे। वो जो ओपन मार्केट आईपीएल जो है, ओपन मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स पे बिलीव करता है। बोली लगती है प्लेयर्स के लिए, जो बेहतरीन प्लेयर है, जिसका डिमांड है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसका डिमांड नहीं है उसको कम मिलते हैं। और ये नहीं है कि बड़ा नामचीन प्लेयर हो उसी को ज्यादा मिलेंगे, जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स आते हैं, कोई डेब्यू प्लेयर्स आते हैं जिनको करोड़ों में बोली लग जाती है। तो ये सिलसिला जो है कोचिंग में भी ऐसे चलेगा। अगर मैं ओनर हूं और मुझे लगता है कि मेरी टीम के साथ ये राजीव मिश्रा बेस्ट फिट होता है, तो मैं राजीव मिश्रा को लूंगा, या सबा करीम बेस्ट फिट होते हैं तो उनको लूंगा। तो ये आप रिस्ट्रिक्शन नहीं ला सकते कि आपको इंडिया को ही कोच बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो जो है वो एक्चुअली पूरे जो सिस्टम है आईपीएल का वो ब्रेक कर देगा। लेकिन एक सवाल मुझे फिर से सभा से पूछना है, क्योंकि वो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट फॉलो करते हैं। क्या एक ऐसा समय आएगा सभा के a woman cricketer becomes coach of the men's cricket team, आईपीएल में हो या अदरवाइज, जैसे कि मेंस क्रिकेटर है विमेंस क्रिकेट में? दौर बदलता जा रहा है और विमेंस क्रिकेटर्स भी जो है उनकी जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बेस तो वही रहेगा।
अब देखिए, विमेन अंपायर्स अब मेंस मैचेस में ऑफिशिएट करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि एक समय आने वाला है जहां पर क्वालिफाइड विमेन कोचेस भी मेंस टीम को हैंडल करने लगेंगे। मुझे विश्वास है अयाज के कई सारे प्रोविंशियल क्रिकेट या फिर स्टेट क्रिकेट में हो सकता है कि ऐसा हो रहा होगा, और बहुत जल्द वहां पर भी एक परिवर्तन आने वाला है। पर अंत में मुझे लगता है कि निर्भर करता है कि इंडिविजुअल के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। मुझे लगता है बेस्ट पॉसिबल जो 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 पर्सन है उसको टीम ओनर्स या फिर टीमें चुनती हैं कोच के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। और वही हाल इस समय आईपीएल का भी है। और आपने सही कहा कि टीम ओनर्स के ऊपर ये दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिसको भी लेना चाहें उसको वो लेते हैं। और वो ठीक प्रकार से ड्यू डिलिजेंस के बाद, काफी ज्यादा रिसर्च के बाद वो इस फैसले पर आते हैं कि कौन से टीम मैनेजमेंट, किस तरह की टीम मैनेजमेंट उनके टीम के लिए सही होगी। और यहाँ पर मुझे लगता नहीं है राजीव और अयाज के बीसीसीआई किसी प्रकार का रूल ला सकती है ये मैंडेटरी करने के लिए कि आपको इंडियन कोचेस ही लाने होंगे अपने टीम के लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर इंडियन सिर्फ इंडियन कोचेस ही क्यों नहीं, सिर्फ इंडियन कोचेस ही क्यों नहीं, सपोर्ट स्टाफ भी इंडियन होना चाहिए। और अगर आगे हम बात करें तो फिर आईपीएल में कमेंट्री सिर्फ फॉरेन कमेंटेटर्स क्यों करते हैं, वहां पर सिर्फ इंडियन कमेंटेटर्स क्यों नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है ये अलग प्रकार की बहस पे शुरू हो जाएगी। नहीं, लेकिन सभा भाई अच्छा है ना कि कम से कम जॉब मिलेगी हमारे इंडियन, चाहे कोचेस हो चाहे क्रिकेटर्स हो। चलिए ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कप्तान का कितना बड़ा रोल होता है कोच चुनने में। क्योंकि अक्सर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है कि कप्तान से बात करके और जो कंफर्ट जोन है वो देखा जाता है। क्या आईपीएल में वो बात लागू होती है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई और अयाज भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सबा भाई, एकदम सीधा सा सवाल हर्षय ने पूछा है कि कोचेस से ज्यादा आपको नहीं लगता कैप्टन का रोल बहुत होता है, और कैप्टन टीम को चलाते हैं आईपीएल में। उन्होंने एग्जांपल दिया कि धोनी, कोहली, रोहित शर्मा और पंत जैसे खिलाड़ी हैं जो डोमिनेट करते हैं अपने कोचेस पे। ये फिर से निर्भर करता है किस प्रकार के कैप्टन को आप चूज कर रहे हैं। अगर हम एमएसडी की बात करें तो फिर सबसे पहला नंबर वहां पर एमएसडी का आता है, और जो टीम बनाई जाती है वो एमएसडी के हिसाब से ही बनाई जाती है। और फिर जो कोच की नियुक्ति होती है वो भी जो एमएसडी के हिसाब से ही की जाती है। पर वो अलग फंक्शनिंग है चेन्नई सुपर किंग्स की। उसी प्रकार से जो अलग अलग टीम ओनर्स हैं उनकी भी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग है। कई सारे जो टीम ओनर्स हैं वो प्रेफर करते हैं पहले कोच को चुनना, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोच की जो डेफिनेशन है या कोच का की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड करती है कि टीम किस तरह से बनानी है। कोच जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए। और फिर वहां पर कोशिश यही होती है कि सही कम्युनिकेशन या फिर सही तालमेल बननी चाहिए कोच और कैप्टन के ऊपर। तो ये सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है, और कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है जिसके ऊपर टीमें बनाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हर एक ओनर्स द्वारा। क्या आया सर, आईपीएल में वो फॉर्मूला लागू होता है? हमने अक्सर देखा है कि कैप्टन और कोच का कंफर्ट जोन अगर एक जैसा है तो फिर आपकी टीमें बेहतर करती हैं। क्या यहाँ पर भी कप्तान का रोल आप देखते हैं कोच चुनने में? आपको लग रहा है कि फ्रेंचाइजी अपने हिसाब से कोच चुनती है और कोच के साथ काम करना पड़ता है, या मजबूरी होती है कप्तान के साथ कि आपको कोच चुन के दिया गया आप करें? या आप दूसरी थ्योरी जो सभा भाई भी कह रहे थे कि कप्तान अगर है, डोमिनेटिंग कैप्टन है, तो फिर वो कोच उसके अंडर में काम करता है? देखिए, बेशक अगर आपके पास कैप्टन जो है काफी अरसे से है या कुछ सालों से है और बड़ी उसकी पर्सनालिटी है, बड़ा स्टेटस है गेम में, तो फिर वो ज्यादातर वो कैप्टन जो है उसके कहने पर फ्रेंचाइज भी चलेगी, क्योंकि कैप्टन का दर्जा बहुत ऊंचा होता है गेम में, कोच से भी ज्यादा मैं मानता हूँ, क्योंकि कोच जो है मैदान पर नहीं उतरता है, कैप्टन मैदान पर उतरता है अपनी टीम लेकर। तो कोई एक फिट फॉर्मूला नहीं है। जैसे धोनी जब कैप्टन बने और उनका दर्जा और बढ़ गया एज आईपीएल कैप्टन, तब और एक तो ये है कि तालमेल अच्छी अगर शुरुआत से हो, जैसे फ्लेमिंग और धोनी के बीच थी,
तो फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्मूथ सेलिंग है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े दर्जे का प्लेयर हो और उसका स्टेटस इतना ऊंचा हो, वो बहुत कामयाब कोच बने या वो ज्यादा अरसे तक सरवाइव कर सके। जैसे मुंबई इंडियंस के लिए अनिल कुंबले का अरसा बहुत टेन्योर बहुत छोटा था। रिकी पॉन्टिंग भी आए, फिर उन्होंने ऑप्ट आउट किया, अब दूसरे फ्रेंचाइज के साथ है जहां पर वो उनको लगता है कि शायद वो बेटर परफॉर्म कर सकते, चैलेंजेस बेटर हो। तो कोई एक वन फॉर्मूला नहीं है। मुझे और जैसे आरसीबी का हो, कोचेस आए और गए, लेकिन विराट कोहली जो है वो वो हमेशा से रहे एज अ कैप्टन, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी। और ये जाहिर है, मुझे लगता है कि जब किसी भी कोच को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो कैप्टन से आप कंसल्ट करेंगे, और कैप्टन के पास कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे लगता है कि कैप्टन ऐसे सिचुएशन में प्रिवेल करेगा अगर कैप्टन कोहली और धोनी इस दर्जे का हो। तो कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, मैं मानता हूँ। सभा भाई, क्योंकि अब हमने आईपीएल में देखा है कि जो भी ब्रेक्स होते हैं, कोचेस अंदर आ जाते हैं बात करने, स्ट्रैटेजी आप मैदान के अंदर लेके जा सकते हैं। बीइंग अ कोच क्या इसलिए इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है आईपीएल में अब, क्योंकि वो हर जगह इन्वॉल्व नजर आते हैं। वो आप चलिए डगआउट में तो है, जैसे ही ब्रेक होता है कोच को परमिशन है कि वो अंदर जाके खिलाड़ियों से बातचीत कर सके। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि आप ऐसा कम्युनिकेट करने वाला कोच ढूंढ रहे हैं, ऐसा कद आप ढूंढते हैं कोचिंग में जिसकी रिस्पेक्ट और बात सुनी जाए? हाँ राजीव, देखिए मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि कोच वही बड़ा है जो 1 या 2 ओवर गेम से आगे सोचे। और इसीलिए T20 में इसकी खासी जरूरत होती है कि हमेशा आपको गेम से आगे रहना पड़ेगा, और ये बातें कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी हो जाता है कप्तान के साथ, क्योंकि T20 एक तो समय बहुत कम है आपके पास और बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उसके साथ साथ T20 के मुकाबला में बहुत बहुत चीजें निर्भर करती है मैचअप्स के ऊपर, और ये जो मैचअप्स हैं ये कोच और जो डेटा एनालिस्ट होता है या वीडियो एनालिस्ट जो होता है वो डिसाइड करता है, क्योंकि कप्तान तो अंदर कप्तानी कर रहा है, पर उसको ये सारी इंफॉर्मेशन देते रहना और कॉन्स्टेंटली उसको रिमाइंड करते रहना, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इस समय आपको ऐसा कोच चाहिए जो बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन रहे, जो हमेशा आपको बताता रहे कि भाई ये जो आपको कई सारे ऑप्शंस दे। अंत में देखिए निर्णय तो कप्तान के हाथ में ही रहता है, और वो कई बार अपने गट इंस्टिंक्ट से जाता है, कई बार वो कंडीशंस के हिसाब से जाता है, कई बार वो अपने इंस्टिंक्ट से जाता है, पर अंत में उसके पास कम से कम 2-3 विकल्प होने चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर सके। और ये सारे ऑप्शंस देने के लिए आपको एक अनुभवी और एक बहुत ही प्रोएक्टिव किस्म का कोच चाहिए होता है। जी, हर्षजैन ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उनका पूछना है सर कि आपको नहीं लगता वो फ्रेंचाइजी ज्यादा बड़े कोचेस ढूंढती है जिनके कप्तान थोड़े से इनएक्सपीरियंस है, या टीम जो का सपोर्ट स्टाफ है वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, और मिसाल के तौर पे एंडी फ्लावर को जैसे जोड़ा गया लखनऊ के साथ? देखिए, एंडी फ्लावर के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एट द इंटरनेशनल लेवल। टेस्ट मैचेस में भी इंग्लैंड के साथ काफी अरसे तक जुड़े थे, और वो एक्चुअली अच्छा फेस था इंग्लैंड क्रिकेट का। उनके अंडर जो है इंग्लैंड की टीम ने एशियंस भी जीती है इंग्लैंड। जी तो मुझे लगता है कि कोचेस, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ कोचेस भी चाहिए, आप किसको लेते हैं, फिलहाल जो मार्केट में कौन अवेलेबल है, ऑलरेडी जितने जो है जुड़ गए हैं, उनके अलावा और कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक रिस्पेक्ट भी कमांड करे और उनके पास तजुर्बा भी है और एक परफॉर्मेंस जो जो कहते हैं रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा हो। तो मेरे ख्याल से नई टीम के लिए थोड़ा सा वो सिक्योरिटी अगर ऑफर करता है जो आप कोच चुने, वो उसी वजह से उस ऐसे प्लेयर के पास जाएंगे जो आपको, बिकॉज नया फ्रेंचाइज है, सिक्योर बनाने के लिए एक आपके पास कैप्टन जो हो, वो शायद इतना एक्सपीरियंस कैप्टन ना हो, अगर हो भी तो पहला जो सीजन है या पहले 2-3 सीजन जो है वो किस तरह से आप नेविगेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओनर के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, और खास करके कैप्टन और कोच के लिए। तो मुझे लगता है इसी वजह से एंडी फ्लावर जैसा प्लेयर हो, जिनका एज अ कोच, प्लेयर तो बहुत ही शानदार थे ही, बट एज अ कोच भी उनका रेपुटेशन बहुत ही तगड़ा है, और शायद इसी वजह से उनको चुना है। सभा भाई, क्योंकि आपको जाना है कमेंट्री के लिए तो आपको छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ले रहा है जरूरी इसलिए कि आप भी कोचिंग करते हैं। क्या भविष्य में आपको अगर कोई आईपीएल फ्रेंचाइज अप्रोच करती है तो क्या आप तैयार हैं इस जिम्मेदारी के लिए? उसके लिए मुझे और ज्यादा अनुभव गेन करना होगा राजीव। मुझे लगता नहीं कि मैं वहां तक अभी पहुंचा हूं, पर कोचिंग से शौक बहुत ज्यादा है, और मैं क्वालिफाइड कोच भी हूं। अच्छा लगता है, समय बिताता हूं प्लेयर्स के साथ, तो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जो सजेशंस होते हैं, जो टिप्स होते हैं, उस पर वो मैं ऑफर करता हूं, और उन खिलाड़ियों को प्रोग्रेस करते हुए देखकर काफी अच्छा लगता है। पर हाँ, मुझे लगता है कि भारतीय जो कोचेस हैं
उनकी मैं सराहना कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास शानदार क्वालिटी ऑफ कोचेस हैं, और कई सारे जो मेरे जनरेशन क्रिकेटर्स हैं उन सब लोगों ने बहुत ही मेहनत की है, और सबों ने जो 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 सर्टिफिकेट्स हैं कोचिंग के, उन सबों ने हासिल करके इस समय कोचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में लिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आईपीएल में भी कई सारे इंडियन कोचेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, चलिए ये ब्रेकिंग न्यूज है पूर्व सिलेक्टर सबा करीम की तरफ से कि भविष्य में ढेर सारे इंडियन कोचेस देखने को मिलेंगे, यानी कि कम से कम 11 जो 10 फ्रेंचाइज है उनमें कम से कम 7 या 8 में अगर इंडियन कोचेस नजर आए तो एक अलग मजा होगा उसका। यार सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम ब्रेक ले लें फटाफट जरा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि सबा जो है वो जैसे उन्होंने बताया कि एज सर्टिफाइड कोच है, और ऑलरेडी जितना वो ज्ञान दे रहे हैं हमारे शो पर, मेरे ख्याल से वो क्यों ये कह रहे हैं कि मुझे और थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आया। उनको सुनते सुनते तो हम खुद भी कोच बनते हैं। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए इशारा है कि आप टैलेंट हंट से निकाल के उनको कोचिंग के मैदान पर उतारे। सबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इजाजत हम दे रहे हैं कि आप जाएं कमेंट्री के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अयाज सर के साथ हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, और तब हम बात करेंगे कि अगर फॉरेन कोचेस हैं टीम के साथ तो कौन सा नंबर 1, 2, 3 अयाज सर के नजर में, इस पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, Agla Station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। ब्रेक से पहले सबा भाई ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि ढेर सारे इंडियन कोचेस हो सकते हैं भविष्य में आईपीएल के साथ, और ये ब्रेकिंग न्यूज को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि अयाज सर, भारत ने कम से कम एक चीज अच्छी तो शुरू की है कि हमारी जो इंडियन टीम है, गैरी कर्स्टन के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन कोचेस हो रहे हैं, वो चाहे अनिल कुंबले हो, चाहे रवि शास्त्री हो, अब राहुल द्रविड़ है। शुरुआत तो कम से कम बीसीसीआई ने की है कि वो बाहर की तरफ नहीं देख रहे हैं कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। बेशक, और मुझे लगता है ये बताता है कि मैच्योरिटी आ गई है इंडियन क्रिकेट में। जैसा मैं जानता हूँ, जहां तक मेरी सोच है, जब पहले जॉन राइट कैप्टन बनने थे तो मेरी बातचीत हुई थी राज सिंह डूंगरपुर के साथ, जो उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स भी रह चुके थे। तो उनका ये कहना था कि एक न्यूट्रल आदमी चाहिए, क्योंकि इंडियन ड्रेसिंग रूम में खींचातानी बहुत होती है जोनल तरीके से, या कोई सिलेक्टर्स किसको प्रेफर करते हैं, कोई और किसी और को करते हैं, वगैरह वगैरह। और मुझे लगता है वो दौर अब गुजर चुका है। अब आजकल आपके पास ना जोनल सिलेक्टर्स है, आपके पास सिलेक्टर्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात जो है, हम अपने लोगों पर ही भरोसा करना शुरू कर दिए कि ये हमारा जो कोच है वो ड्रेसिंग रूम के पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, वो जो है वो इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे प्लेयर्स जैसे रवि शास्त्री है, या फिलहाल राहुल द्रविड़ है, जो कोचेस बन के अनिल कुंबले आए थे, उनके लिए उनके पहले थोड़े से बीच में वो कंट्रोवर्सी में बाहर निकले, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इतने ऊंचे दर्जे के प्लेयर्स इंडिया के जैसे जो पहले बाईपास किए जाते थे, फिलहाल उन्हें बाईपास आप नहीं कर सकते, और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, एक हमारे व्यूवर है, उनका इस सवाल थोड़ा अलग हटके है अयाज सर, बट जवाब आपसे ले सकते हैं। उनका कहना है कि हमने क्रिकेट की जिस ऊंचाई पे पहुंचे हैं 100 साल लग गए, अब क्या ये नॉर्मल पेस है किसी भी स्पोर्ट्स में पहुंचने के लिए, आपको लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह से जो मैनेज अफेयर्स हैं बोर्ड के किस तरह से मैनेज हुए हैं, क्या आपके पास फैसिलिटीज थी या है, क्या आपके पास कितना पैसा है गेम को डेवलप करने के लिए ग्रास रूट्स लेवल पर। मुझे लगता है अरसा तो लगता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है वो भी हमारी तरह ही शुरू की थी, उनकी मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले शुरुआत हुई थी। हमारी 1932 में आगाज हुआ था इंडियन क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का। और अभी भी न्यूजीलैंड जो है वो, मुझे लगता है कि अभी भी फुल पोटेंशियल जो है उनका रियलाइज नहीं हुआ है। हालांकि 5-7 साल से 10 साल से न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसकी वजह ये भी थी कि उनके पास टैलेंट पूल बहुत छोटा है, आबादी कम है और रिसोर्सेज कम है। इंडिया के पास जो है वो आबादी हमेशा से थी, टैलेंट पूल भरपूर था, और जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और पैसा आने लगा बोर्ड के पास, मेरे ख्याल से बोर्ड ने बहुत अच्छा
इसके लिए फैसिलिटीज क्रिएट किया है। देखिए बहुत सी चीजें आप बीसीसीआई के बारे में कह सकते हैं जो होनी नहीं चाहिए थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन गेम को पिछले मैं मानता हूँ 30-35 साल में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। पूरे कंट्री में उसका फुटप्रिंट है। आप क्रिकेटर्स जो है 4-5 सेंटर से नहीं आते, पूरे देश से आते हैं और फैसिलिटीज भी फर्स्ट रेट है। और जितना कंपटीशन है जगह के लिए फिलहाल टीम में या कोई भी फॉर्मेट ले ले, T20, ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट में, ये बताता है कि टैलेंट कितना आ रहा है इंडियन क्रिकेट में। उसकी वजह ये है कि अब ये एटलीस्ट जहां तक टैलेंट का सवाल है उसको बहुत अच्छा मैनेज किया जा रहा है। आखिरी सवाल ले लेते हैं। हर्षजैन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि वो फ्रेंचाइजी जिनके पास फॉरेन कोचेस होते हैं आया सर, क्या वो कन्विंस करते हैं अपने फ्रेंचाइजी को कि उनके देश के क्रिकेटर्स को लिया जाए? ये भी एक मसला रहता है क्या जब फॉरेन कोचेस आप रखते हैं अपनी टीमों के साथ? बेशक ये तो रहेगा, ये तो नेचुरल बायस मैं कहूंगा कि अगर आप न्यूजीलैंड के कोच है तो आपको न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, आपने उनको ज्यादा देखा है, परखा ज्यादा है, उनका पोटेंशियल आप ज्यादा समझते हैं, उनसे बातचीत ज्यादा होती है। या ऑस्ट्रेलिया की कोचेस हो तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे वो बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम की जो बहुत ही तगड़ा सिस्टम है शेफील्ड शील्ड का, जहाँ से प्लेयर्स आते हैं बहुत मजबूत निकलते हैं, और वगैरह वगैरह। जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, या आप वेस्ट इंडीज का अगर कोई कोच हो तो आप वहां से देखेंगे। या अगर आप फिलहाल तो ये हो गया जैसे ब्रेंडन मैकलम इंडिया में भी कोच है और कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी कोच है, जहां पर वो बहुत ज्यादा वेस्ट इंडीज प्लेयर्स को देखते हैं। तो जब वो बात करेंगे इंडियन केकेआर के लिए, वो कहेंगे कि भाई वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी आप ले सकते हैं, ये सिर्फ नहीं कि न्यूजीलैंड के लिए। तो मुझे लगता है ये तो एक नेचुरल बायस है और उसमें कोई ये नहीं है कि कोई गलत चीज है। अल्टीमेटली जो है वहां के ओनर्स को और सिलेक्टर्स जो भी है, जो टैलेंट मैनेजमेंट है या मेंटर्स है, उनके साथ मिलके कैप्टन के साथ आप डिसाइड करते हैं कि जैसे जब ऑक्शन होता है तो कौन से प्लेयर्स किस तरह से चूज करना है कि आपके पास कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आया सर तमाम जानकारी देने के लिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज था। और इस सब्जेक्ट के जरिए और खेल नीति के जरिए बीसीसीआई तक हम एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय कोचेस पे आप भरोसा करें, ताकि उनको जो हम रोजगार की बात करते हैं और देश में अपने ही कोचेस पे आप भरोसा दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चर्चा में सभा भाई भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश मेरा ट्विटर हैंडल है, @क्रिकेट वल्ला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है, जहाँ पे आप सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. From Jeff Bezos to Amitabh Bachchan, everyone has tasted failure, but they don't give up. On Probation se Promotion tak, Abhinav talks about failure and how to use it as a stepping stone towards your goals. On a show about crypto, Rohan and Jaspreet Bindra, founder of the Tech Whisperer, debate whether blockchain could be considered socialist in nature. On The Longest Constitution, Priya Mirza sheds light on untouchability in the workplace with the help of Article 17. Witness the liberation of Bangladesh in the season finale of War and Warriors as narrated by Air Vice Marshal Arjun Subramaniam. And on Audiogan, Kedar is joined by writer Himali Kothari. They talk about Project 87. This project focuses on English language plays from India. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Go check out our YouTube channels. We go live on a whole bunch of different things. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.